बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सीवीपी एनालिसिस, इंट्रोडक्शन, अजम्पशंस वगैरह, आई होप कि ये बातें आपको क्लियर हो गई है। नेक्स्ट आप लोगों के पास जो कंट्रीब्यूशन का पॉइंट आया, ये कर लिया होगा आप लोगों ने, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसकी एग्जांपल नंबर 1 तो बहुत सिंपल सी थी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का आपको पता चल गया। फिर डिफरेंट नंबर ऑफ यूनिट्स लिए उन्होंने और उसके ऊपर प्रॉफिट और लॉस की वैल्यू को उन्होंने कैलकुलेट किया। एक नोट उन्होंने बता दिया और ये नोट बिल्कुल वैसी है जैसे मैंने आप लोगों के साथ बातें डिस्कस की थी, बिल्कुल वैसी ही यहाँ पर बातें थी। नेक्स्ट देखो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब जैसे यहाँ पर देखें ना तो ये टोटल के साथ चल रहा था। अच्छा यहाँ पर देखो पर यूनिट की बात करेंगे तो 16 सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट 9, और इसमें से 16 में से 9 माइनस करें तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 7। तो हम लोग डायरेक्टली जा सकते थे कि 7 मल्टीप्लाइड बाय 70,000 इज इक्वल टू 490। इसी तरह से 7 मल्टीप्लाइड बाय 80,000 इज इक्वल टू 560। ये टोटल कंट्रीब्यूशन, इसमें से फिक्स कॉस्ट हम लोग लेस करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट और लॉस की वैल्यूज आ जाएंगे। तो यहाँ पर उन्होंने पर यूनिट कंट्रीब्यूशन दी और उसको नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ गई और फिक्स कॉस्ट लेस कर दी, मतलब हमारा काम शॉर्ट हो गया। अब हमें सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट लिखने की जरूरत नहीं थी। फिर देखें यहाँ पर कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो की बात की, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट के। जहां पर ये अब एग्जांपल हमारे पास आ गई, एग्जांपल नंबर 2। अब देखिए एग्जांपल नंबर 2 में हमें क्या कहता है, जिमको मेक्स एंड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट। अच्छा ये बात मैंने आप लोगों से पहले भी कही थी कि यहाँ पर अभी हम लोगों ने ना सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, जितनी प्रोडक्ट बनाएंगे उतनी हम लोग सेल कर देंगे, ताकि अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को सीखना है सिर्फ। सिंगल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पी, इट इज करेंटली प्रोड्यूसिंग 112,000 units per month and is operating at 80% of। अच्छा इतने यूनिट्स वो बना रहा है लेकिन उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो इतने यूनिट्स की नहीं है, प्रोडक्शन कैपेसिटी इससे ज्यादा की है। अब क्योंकि मार्केट में डिमांड इतनी है तो वो उतने ही यूनिट्स बनाएगा और ये यूनिट्स उसकी टोटल कैपेसिटी का 80% है, मतलब वो मजीद 20% यूनिट्स एक्स्ट्रा बना सकता है। अब अगर हम लोग ये देखना चाहें कि भाई फुल कैपेसिटी कितनी है तो हम लोग क्या करेंगे, ये 80% है तो 112,000 डिवाइडेड बाय 80 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100, तो टोटल कैपेसिटी उसकी कितनी है 1,40,000। मतलब मजीद वो जाकर 1,40,000 में से 112,000 लेस कर दें, मजीद 28,000 यूनिट्स एक्स्ट्रा बना सकता है वो, तो उसके पास अभी भी इतनी कैपेसिटी मौजूद है। क्लियर। लेकिन हमें ना इस बात से इतनी गर्ज नहीं होती, ये सिर्फ ये होता है कि हम अपनी प्रोडक्शन को मजीद कितना इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो हमारे पास कहते हैं टोटल मंथली कॉस्ट एट करंट लेवल, इस लेवल, इस प्रोडक्शन लेवल पर जो मंथली कॉस्ट है ऑफ कैपेसिटी आर this at 100% capacity, total monthly cost would be 695। मतलब इसमें फिर अगर ये चेंज हो रही है तो मतलब इसमें वेरिएबल पोर्शन शामिल है, फिक्स पोर्शन भी शामिल हो सकता है। अब क्या कहता है कि अगर 80% कैपेसिटी पर जाते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट, मंथली टोटल कॉस्ट ये है। 100% कैपेसिटी पे चले गए तो कॉस्ट, तो प्रीवियस लेक्चर में जब लास्ट में हम लोग यही बात तो कर रहे थे, तो डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स पर उनकी टोटल कॉस्ट, हाई लो मेथड। तो यहां पर देखें 112,000 की कॉस्ट 611,000 और 140,000 यूनिट्स की कॉस्ट 695। तो अब जो वो 140 बेसिकली हमने कैलकुलेट कर कि अगर 112,000 80% है तो 100% कितना बनेगा 140,000। मेरी बात समझ आ गई सब बच्चों। तो उसकी मदद से हम लोग देख लेंगे कि वेरिएबल पोर्शन कितना है और फिक्स्ड पोर्शन कितना। कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट वुड बी द सेम पर मंथ एट ऑल लेवल्स ऑफ कैपेसिटी बिटवीन 80 एंड 100। और फिक्स ने वैसे भी फिक्स ही रहना होता है, चाहे जो मर्जी हमारे पास कैपेसिटी लेवल हो। कहते हैं एट द नॉर्मल सेलिंग प्राइस for product, contribution to sales ratio is 60%।
अच्छा, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो इज 60%, ये उसने बता दिया। कहते हैं द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट पी एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पर मंथ वुड बी कैलकुलेटेड एज, मतलब आपसे ये बात अब पूछी जा सकती है। अब यहां से ना सॉल्यूशन स्टार्ट हो गए हैं, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ है कि हम लोग वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को कैसे डिटरमिन करेंगे। तो उसके लिए देखें उसने क्या कहा, सबसे पहले फुल कैपेसिटी को डिटरमिन किया, उसके बाद उसने कहा इन लेवल्स पर ये कॉस्ट है हाई मेथड, फिर लो मेथड, फिर उन दोनों का डिफरेंस, फिर 84,000 डिवाइडेड बाय 28,000, वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ₹3। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ये हमारे पास कितनी आ गई, 3। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 112,000 के साथ, टोटल कॉस्ट कितनी है, 112,000 है, नंबर ऑफ यूनिट्स पर 611,000। अच्छा, इसने 140,000 वाला ले लिया, हम 611,000 एंड 112,000 भी ले सकते हैं, एक ही बात है, फिक्स कॉस्ट सेम ही आएगी हमारे पास। अब देखिए 112,000 मल्टीप्लाइड बाय अगर मैं 3 करूं तो वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, 336। ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, 611,000 में से 336,000 लेस कर दो, टोटल कॉस्ट में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दो, ये आ गया, ये फिक्स कॉस्ट का पोर्शन आ गया हमारे पास। ये बात समझ आ गई सब बच्चों को। अच्छा, फिर देखें वो क्या कहते हैं, कहते हैं इन एडिशन, अब फिक्स कॉस्ट का पता चल गया, फिक्स्ड कॉस्ट को अगर मैं डिवाइड कर दूं कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो के साथ 60%, अब देखो 275,000 डिवाइडेड बाय 60%, 275,000 डिवाइडेड बाय 60%, तो वैल्यू क्या आएगी, इज इक्वल टू 458,333। ये रेवेन्यू एट ब्रेक इवन पॉइंट है, रेवेन्यू एट ब्रेक इवन पॉइंट, ये बात समझ आ गई। अच्छा, अब देखिएगा, अब कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो आपके पास है, वेरिएबल कॉस्ट का आपको पता चल गया कि आप सेलिंग प्राइस को डिटरमिन नहीं कर सकते, हो सकती है सेलिंग कैसे, 0.6 इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन टू सेल्स। अब कंट्रीब्यूशन आपके पास ये देखें कैसी आती है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय, अब ये अगर कैलकुलेटर को बताओ तो क्या सेलिंग प्राइस आ नहीं जाएगी आप लोगों के पास, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो, कंट्रीब्यूशन कैसे आएगी, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट का तो हमें पता है, तो सेलिंग प्राइस यहां पर आ गई, यहां से सेलिंग प्राइस का पता चल सकता है हमें। एनी डाउट, अगर अगर जरूरत हो तब जाके ये कैलकुलेशंस करना। अब इसने सॉल्यूशन किस तरह बनाया हुआ है, अब यहां से ये गया, इसने कहा कि भाई कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो तो है 60%, तो भाई वो जो रिमेनिंग पोर्शन होता है ना, टोटल होता है 100%, ठीक है, उसमें से कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो आ गया 60%, तो 100 में से जो रिमेनिंग पोर्शन बचता है उसे कहा जाता है वेरिएबल कॉस्ट टू, क्या मतलब ये हमारे पास हमारी वेरिएबल कॉस्ट होगी 40%, सेल्स का 40% हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, द नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अब ये वेरिएबल कॉस्ट है हमारे पास, नॉर्मल सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, अच्छा जब आप लोगों इस फार्मूले के मुताबिक जरा अपने कैलकुलेटर को ये वाला फार्मूला बताओ, 0.6 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस, हाँ जी, क्या आने गए। तो आप बताओ क्या आपको वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशो कैलकुलेट करने की कोई जरूरत थी, तो क्या आपको इस तरह से इसको जाने की जरूरत है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, आप लोग इजीली कंट्रीब्यूशन के फार्मूले से जाओ और सेलिंग प्राइस को डिटरमिन कर लो, ओके हो गई ये बात। अच्छा नेक्स्ट देखिएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एट द नॉर्मल सेलिंग प्राइस, अब देखो क्या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं आ सकती, सेलिंग प्राइस 7.5, वेरिएबल कॉस्ट ₹3, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या आ जाएगी हमारे पास,
4.5 पर यूनिट। कहते हैं यूजिंग डाटा ऑफ एग्जाम्पल वन। अब एग्जाम्पल वन का डाटा यूज करते हुए उन्होंने ये कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेट, अब हमारी ये एग्जाम्पल यहाँ पे खत्म हो चुकी है कि उसने वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, सेलिंग प्राइस एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करना था और वो हमने उसको कैलकुलेट करके दे दिया। अब वो आया एग्जाम्पल वन के डाटा पर और उसने कहा कि एग्जाम्पल वन का डाटा अगर मैं यूज करूं तो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो ये बन रही है। कंट्रीब्यूशन है 7 रुपीज की, सेलिंग प्राइस है 16, तो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो क्या बन गई? तो अगर मैं यहां पर आपसे पूछूं वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, तो आप देखें क्या कंट्रीब्यूशन गिवन, कंट्रीब्यूशन आपने कैसे फाइंड की होगी? कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस, तो कंट्रीब्यूशन 7, सेलिंग प्राइस, तो क्या यहां से वेरिएबल कॉस्ट आ नहीं जाएगी आप लोगों के पास? एंड द वेरिएबल कॉस्ट इज, ये वेरिएबल कॉस्ट आ गई है। एनी प्रॉब्लम? ऑल क्लियर? नेक्स्ट वन इज, अब देखें यहां पर उसने क्या किया, 7,000, 8,000, 9,000 नंबर ऑफ यूनिट, कंट्रीब्यूशन 7 की, तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ गई। अच्छा हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो इज इक्वल टू रेवेन्यू एट दैट पॉइंट। तो जैसे ही हमने इन तमाम टोटल कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो के साथ डिवाइड किया तो रेवेन्यू आ गया हमारा 1120,000 एंड 1280,000 एंड 1440,000। मेरी बात समझ आ गई सब बच्चों को? अच्छा क्या यही रेवेन्यू हम लोग फाइंड कर नहीं सकते थे 70,000 मल्टीप्लाइड बाय 16? 70,000 नंबर ऑफ यूनिट, सेलिंग प्राइस भी तो गिवन है 16, जरा करो 70,000 मल्टीप्लाइड बाय 16, 1120,000। ऑल राइट, नेक्स्ट वन, बात समझ आ गई होगी सब बच्चों को। नेक्स्ट ब्रेक इवन एनालिसिस था आप लोगों के पास, थ्योरेटिकल पॉइंट्स हो चुके होंगे सब बच्चों से। कोई ऐसा पॉइंट जो आप लोगों को समझ ना आया हो? और ये थ्योरी आप लोगों ने जरूर पढ़नी है। अच्छा उसके बाद मेथड वन, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जहां से आप लोगों के पास आएंगे नंबर ऑफ यूनिट, फिर अगर आपने उनको मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस कर दो तो रेवेन्यू एट ब्रेक इवन पॉइंट आपके पास आ जाएगा। दूसरा मेथड हमारे पास होता है कि फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दिया जाता है कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो के साथ। ओके, तो हमारे पास रेवेन्यू एट ब्रेक इवन पॉइंट आएगा और रेवेन्यू एट ब्रेक इवन पॉइंट को डिवाइड कर दो सेलिंग प्राइस के साथ तो नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे पास उससे रेलिवेंट। ये एग्जांपल नंबर 3 एंड 4 सिंपल सिंपल से एग्जांपल थे। एग्जांपल नंबर 5 देखें जरा, कहते हैं अ सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी इज प्लानिंग टू प्रोड्यूस मिनरल वाटर, इट इज contemplating the purchase of plant with a capacity of 100,000 bottles a month. For the first year of the operation, the company expected to sell between 60 to 80,000 bottles. The budgeted cost at each of the two levels are as follows. अब यहां पर देखें 60,000 बोटल्स के लिए मटेरियल एक वेरिएबल कॉस्ट होती है, तो 80,000 यूनिट्स के लिए यूज करेंगे तो ज्यादा यूज होगा। फिर क्या है, लेबर, ये भी मैं ये वेरिएबल भी हो सकते हैं और ये फिक्स भी हो सकती है। फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स, इनका भी दोनों का हिसाब है, वेरिएबल भी होते हैं और फिक्स भी। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स भी कुछ इसी तरह से आ जाते हैं हमारे पास। अब देखिए क्या कहता है, द प्रोडक्शन वुड बी सोल्ड थ्रू रिटेलर्स who will receive a commission of सेल प्राइस का 8% हम लोगों ने रिटेलर्स को कमीशन पे करना होता है, तब ये जाकर सेल होती है। अब क्या इंफॉर्मेशन है, कहते हैं इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द इन रुपीज एंड यूनिट्स if the company decided to fix sale price at रुपीज पर बॉटल। अच्छा अब इसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहली चीज हम लोगों ने क्या बताना है उसको, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। अब ब्रेक इवन पॉइंट कैसे आएगा, इन रुपीज बताएं या यूनिट्स बताएं?
तो पहले तो फिक्स कॉस्ट, पहले तो फिक्स कॉस्ट का पता होना चाहिए ना हमें। अच्छा, अब यहां पर अगर आप लोग देखें तो फिक्स्ड कॉस्ट का पता हमें कैसे चलेगा? ये देखें, 360,000 डिवाइडेड बाय 60,000 पर बोतल मटेरियल कितने का लग रहा है? 360,000 डिवाइडेड बाय 60,000 पर बोतल मटेरियल कितना लगा? 6 या 6। अच्छा, 480,000 डिवाइडेड बाय 80 तब कितना लगा? 6। अगर आंसर सेम आ गया तो मतलब ये सारा का सारा मटेरियल वेरिएबल पोर्शन है, फिक्स पोर्शन नहीं है। 6 रुपीज पर बोतल मटेरियल अप्लाई हो रहा है। अब 60,000 है तो 60 इंटू 6 360, 80,000 है तो 80 इंटू 6 480, 70,000 होगा तो 70 इंटू 6 420 का मटेरियल लग जाएगा। इसमें कोई भी फिक्स्ड पोर्शन नहीं है। अगर ये आंसर आ जाए डिफरेंट डिफरेंट तो फिर मतलब कुछ ना कुछ फिक्स पोर्शन है, फिर हमें वो फिक्स पोर्शन अलग करना पड़ेगा और वेरिएबल पोर्शन अलग। अब लेबर के लिए भी मैं बिल्कुल ऐसे ही 200 डिवाइडेड बाय 60, 200,000 डिवाइडेड बाय 60,000 तो 1000 से कैंसल जी, 3.3। अच्छा, 260,000 डिवाइडेड बाय 80, 3 आंसर चेंज। तो मतलब इसमें वेरिएबल पोर्शन भी है और इसमें फिक्स पोर्शन भी है, जो हमें अलग करना पड़ेगा कि कितनी लेबर वेरिएबल है और कितनी लेबर फिक्स्ड है। ऑलराइट, उसके लिए वही हाई लो मेथड। अब हाई लो मेथड के मुताबिक जाएं तो हम लोग क्या लिखेंगे? 260 माइनस 200 इज इक्वल टू 60,000 डिवाइडेड बाय 80 माइनस 60,000 इज इक्वल टू 20,000 इज इक्वल टू 3। मेरी बात समझ आई? हाई लो मेथड लेबर के लिए 260,000 लेस 200,000 डिवाइडेड बाय 80,000 माइनस 60,000। तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ लेबर इज ₹3। गॉट इट? इज ₹3 है ना? हाँ जी, ₹3 पर बोतल में वेरिएबल कॉस्ट पे करता हूं लेबर की, तो मैं फिक्स कॉस्ट कितनी देता हूं? तो 60 बोतल्स के लिए कितने गए होंगे? 180 टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट है कितनी? 200। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आ गई? तो इसमें 20,000 फिक्स्ड कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट, इसमें कोई फिक्स कॉस्ट नहीं थी, और इसमें ₹3 पर बोतल वेरिएबल कॉस्ट। जी, 3 मल्टीप्लाइड बाय 60,000 180,000, 200 में से 180 लेस कर दें, टोटल कॉस्ट है 200, उसमें से वेरिएबल पोर्शन है 180। अच्छा, यही काम इसके साथ करें, 80 मल्टीप्लाइड बाय 3 240, टोटल है 260, तो देखो फिक्स कॉस्ट 20,000। ओके। अच्छा, इसके साथ अब ऐसे ही, अब यहां पर भी कुछ फिक्स्ड पोर्शन है और कुछ वेरिएबल पोर्शन है। यहां पर देखो 150,000 लेस 120,000 इज इक्वल टू 30,000, 30,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इज इक्वल टू 1.5। वेरिएबल पर कैलकुलेशन की समझ आ गई आप लोगों को? 1.5 रुपीज पर बोतल फैक्ट्री ओवरहेड्स। नहीं आएगा? 150 लेस 120 इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 1.5। अब इसमें फिक्स पोर्शन कितना? 60 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 इज इक्वल टू 90। 120 में से 90 गया 30,000। अच्छा, अब देखिए, मटेरियल के लिए अलग से वेरिएबल कॉस्ट है, लेबर के लिए अलग से है, फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए अलग से है। तो आपने इन तमाम की फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट अलग अलग ही कैलकुलेट कर।
ताकि हर किसी की वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का आपको पता चल सके। अच्छा, अब यहां पर देखें 100 110, अगर ये दोनों सेम होते तो ये सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस सारे फिक्स कॉस्ट पर थे। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस फिर सारे के सारे फिक्स कॉस्ट, लेकिन इसमें अब वेरिएबल पोर्शन है, तभी तो ये चेंज हो गए। फिक्स होते तो ये चेंज ना होते। अब क्या करना है, सेम वैसे ही 10,000 का डिफरेंस डिवाइड बाय 20,000, तो ये आ गया 0.5। तो 60,000 पर 0.5 30,000 टोटल वेरिएबल कॉस्ट, रिमेनिंग 70,000। और यही काम अगर 80,000 के साथ करें तो 80 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 इज इक्वल टू 40। 40 110 में से लेस किया तो रिमेनिंग, तो आपके पास टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी बन गई? बात समझ आ गई सब बच्चों को? और वेरिएबल कॉस्ट पर बोतल आपके पास कितनी आ गई? अच्छा, अब देखें वेरिएबल कॉस्ट के लिए अभी ना हमें देखना पड़ता है प्रोडक्शन ओवरहेड, मतलब हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग यूज कर रहे हैं या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज कर रहे हैं। अब ये वेरिए हम लोगों ने कहा था सीवीपी एनालिसिस के अंदर हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करते हैं। आप लोगों को याद आई है ये बात? तो फिक्स्ड कॉस्ट अलग की जाती है, वेरिएबल सारे का सारा ऊपर रखा जाता है। तो उसमें चाहे फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का भी वेरिएबल पार्ट क्यों ना हो वो भी। तो टोटल देखें ये कितना आ गया हमारे पास, 11। ये वेरिएबल कॉस्ट पर बोतल है हमारे पास। ओके, हो गई बात। अच्छा, फिर उसने क्या कहा था, कहते हैं अगर मैं सेलिंग प्राइस को 16 पर बोतल करूं तो उस पर भी 8% उसको कमीशन देना है। तो मतलब उसको तो फिर 16 ना मिलाना, फिर 8% कमीशन, 16 का 8%, 16 का 8%, वन, तो 1.28 पर बोतल कमीशन भी तो है, तो वो भी तो उसकी वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी, तो उसकी वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। अब जरा इसका सोल्यूशन देखो, सबसे पहले मटेरियल में आए, उसने आपको 60,000 80,000 बोटल्स का डिफरेंस कितना आया, हर किसी के लिए 20,000 का, या मतलब डिनोमिनेटर हर किसी के लिए, और कॉस्ट का डिफरेंस यहाँ पे वो लेता गया। फिर इस कॉस्ट के डिफरेंस को डिवाइडेड बाय 20 किया तो उसको वेरिएबल कॉस्ट पर बोतल पड़ गई 6 3 1.5 0.5। और इसमें से उसने देखा 60,000 बॉटल्स के लिए उसने डी मल्टीप्लाइड बाय 60,000, तो टोटल देखो मटेरियल ये आ गया, टोटल लेबर आ गई, आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड आ गए, एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब 60,000 यूनिट को उसने बेस बनाया। तो 60,000 यूनिट्स की टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या आ गई, तो उसने 6 के साथ 60,000 मल्टीप्लाई कर दिया, 3 के साथ 60,000 को मल्टीप्लाई, जी आ गई। तो टोटल में से उसने ये माइनस की तो उसको ये फिक्स कॉस्ट का पोर्शन मिल गया। तो क्या यही काम मैंने नहीं किया इधर, ये देखो मैंने भी तो वही कॉलम ही बनाए हैं। बात समझ आ गई? अच्छा, अब देखिएगा जरा, अब कहता है वेरिएबल कॉस्ट पर बोतल एज अबाउ 11, तो हम लोगों ने भी फाइंड की है, लेकिन अब ये सिर्फ 11 नहीं है, इसमें कमीशन भी आएगा, और वो कमीशन पर बोतल के हिसाब से है तो इसलिए वेरिएबल है। और कमीशन कितना आ रहा है, 16 मल्टीप्लाइड बाई 80% इज इक्वल टू 1.28। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई, सेलिंग प्राइस, कहते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो सेलिंग प्राइस हमारी कितनी है, 16 में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो 12.28, तो ये हमारे पास आ गई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। एम आई राइट? अच्छा, हमने ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस बताना है, तो उसके लिए अब दो मेथड्स हैं, या तो फिक्स्ड कॉस्ट 120,000 को डिवाइड बाय 3.72 करो, 120,000 डिवाइडेड बाय 3.72, ये आपके पास आए नंबर ऑफ यूनिट्स एट ब्रेक इवन पॉइंट, और इनको मल्टीप्लाई कर दो सेलिंग प्राइस के साथ, तो ये आ गया आपके पास रेवेन्यू 516,128। अब देखें नंबर ऑफ यूनिट्स की, जब हम लोगों ने ये बात की थी तो क्या 06 यूनिट आप बना सकते हो, तो बेसिकली तो नंबर ऑफ यूनिट कितने आ गए 32258 मल्टीप्लाइड बाय 16, 516,128।
ऑलराइट, और दूसरा मेथड क्या है, कंट्रीब्यूशन टू सेल। तो कंट्रीब्यूशन आपने कितनी फाइंड की, 3 पॉइंट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस कितनी, तो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो कितनी आ गई। अब अगर मैं फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड कर दूं कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो के साथ, तो मेरे पास रेवेन्यू आ जाएगा। ओके, एनी प्रॉब्लम? गुड। अब आई होप कि ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ आ चुका है। अच्छा, नेक्स्ट देखें जरा इसको, कहते हैं इन एडिशन। अब यहां तक का सोल्यूशन आपको क्लियर हो चुका। अब अगला एक पॉइंट इसका शुरू हो गया। अच्छा, यहाँ पर ना एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि अक्सर बच्चों को ये नहीं पता चलता कि क्वेश्चन कहाँ पे एंड हुआ है और सोल्यूशन कहाँ से शुरू हो है। और सोल्यूशन एंड हो जाता है तो बाद में पता चलता है ये तो सोल्यूशन ही खत्म हो गया है। फिर ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट का नहीं पता चलता। अब जैसे फर्स्ट पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया, जहां से अब ऐसे समझे जैसे उसने अपना सेकंड पार्ट स्टार्ट कर दिया है। ओके, अब क्या कहता है, कहते हैं ऊपर वाला डाटा तो हो गया, अब इन एडिशन computation of the break-even point in units if the company offers a discount of on purchase of or more, assuming that 20% of the sales will be to buyers who will avail the discount would be as follows। अच्छा, अब उसकी जरा बात सुनिए आप लोगों ने। क्या कहता है, कहता है भाई वैसे नॉर्मल हमारी सेलिंग प्राइस है 16 रुपीज। कोई एक बोतल हमसे लेगा, हम 16 रुपए की देंगे। कोई 10 लेगा, हम 16 रुपए की देंगे। कोई 15 बोतल लेगा ना हमसे, हम उसको 16 रुपए की ही देंगे। लेकिन अगर कोई हमसे 20 या 20 से ज्यादा बोतल्स परचेज करता है, हम उसको 10% डिस्काउंट, मतलब फिर हम उसको 16 रुपए की तो नहीं देंगे, फिर हम उसको कितने रुपीज की देंगे, एक बोतल 1.6 का डिस्काउंट दे देंगे। तो हम उसको 14.4 रुपीज में एक बोतल सेल करते हैं। क्लियर? फिर कहते हैं मेरी जितनी भी सेल्स हुई है ना, उन टोटल सेल्स का 20% ऐसे बायर्स हैं, assuming that 20% of sales will be to buyers who will avail the discount would be, जिन्होंने डिस्काउंट को, मतलब मेरे पास अगर 100 कस्टमर आए हैं ना, उनमें से 80 कस्टमर्स को मैंने 16 रुपए की एक बोतल दी है, लेकिन 20 कस्टमर्स को मैंने 14.4 रुपीज की बोतल सेल की है। तो अब तो मेरी सेलिंग प्राइस एक जैसी तो ना रही। तो जब सेलिंग प्राइस एक जैसी नहीं रही तो कंट्रीब्यूशन भी तो एक जैसा ना रहा मेरे पास। ऐसे ही है ना। अब कहता है इस सिचुएशन में आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब देखो ब्रेक इवन पॉइंट वैसा नहीं होगा जैसे पहले हमने कैलकुलेट किया था, रेवेन्यू भी वैसा नहीं रहेगा जैसे पहले हमने कैलकुलेट किया था। अब क्या करना है, कहते हैं एवरेज सेलिंग प्राइस ये है, ठीक है। कहते हैं एवरेज डिस्काउंट पर यूनिट एट द रेट ऑफ 10% ऑन 20% ऑफ द सेल्स। 10% ऑन, हर किसी को तो नहीं दिया ना, टोटल सेल्स का 20% पर 10% डिस्काउंट दिया। तो उसने क्या किया कि 16 का 10 × 20 इज इक्वल टू 0.02, और वो कैलकुलेट किया तो ये कितना बन गया, जो एवरेज सेलिंग प्राइस मेरे पास बनी है ना, न्यू एवरेज सेलिंग प्राइस, वो क्या बन गई, 15.68। अच्छा, इस चीज को फाइंड करना आपके लिए थोड़ा सा मतलब मुश्किल सा लगता है, तो इसको ना इजी वे में भी सॉल्व किया जा सकता था। इजी वे क्या, कि भाई मैंने अपनी टोटल सेल्स का 20% सेल्स की 14.4 पर, 80% मैंने सेल्स की, क्लियर। तो मैंने 100% सेल्स कौन सी वैल्यू पर की होंगी, तो वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज। तो क्या क्यूएम में वेटेड एवरेज पढ़ के नहीं आए हुए, तो वेटेड एवरेज का फार्मूला है आप लोगों के पास। अच्छा, एवरेज किसकी कैलकुलेट करनी है, अब जरा बात सुनिएगा, एवरेज किसकी कैलकुलेट करनी है, क्या परसेंटेज की या सेल प्राइस की, तो सेल प्राइस एक्स है और ये उसकी वेटेज है। गॉट इट? कैलकुलेटर उठाना था, ये देखें
x 14.4 और सेकंड वन इज, अच्छा यहां पर क्या आ जाएगा, अच्छा अब इधर 20% है, 0.2 लिख दो, 20% लिख दो या सिंपली 20 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और रिमेनिंग कितना, 80, और जाकर इसकी एवरेज फाइंड कर लो। क्या आया, तो क्या आया, ओके हो गई बात। तो बेसिकली उसने वेटेड एवरेज फाइंड की थी। अब जब आप लोगों के क्यूएम का कॉन्सेप्ट इतने अच्छे ना होना, तब ये चीजें फिर मुश्किल हो जाती। तो बेसिकली आपने वेटेड एवरेज फाइंड कर, डन, किसी को डाउट? अब जो सेलिंग प्राइस है ना, टू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इन रेवेन्यू और इन यूनिट्स, तो आपने 16 नहीं लेना, वो आपने ये एवरेज लेनी है। अच्छा अब आप लोग ना अपने सेल्समैन को कमीशन भी पे कर रहे थे। कमीशन 8% था, लेकिन 8% सेलिंग प्राइस का। अब जो बोतल गई थी 16 रुपए की, तो उधर तो कमीशन आपने दिया होगा 1.28, लेकिन जो आप सेल कर रहे हो 14.4 में, क्या उसमें 1.28 दिया होगा? तो भाई जो आपने अब क्या करना है, इस 15.68 का कमीशन कैलकुलेट करना है एट द रेट ऑफ 8%। तो देखो कितना आ जाएगा, 15.68 का 8%, तो आप कमीशन कितना पे करोगे? अच्छा इससे पहले वेरिएबल कॉस्ट में कोई फर्क नहीं है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, वो बिल्कुल वैसे के वैसे हैं। वो कितने थे पर बोतल, 11, और कमीशन कितना आ गया, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई, 12.25। और आप लोगों के पास, आप देखें जरा कंट्रीब्यूशन देखें कितनी बन रही है, 15.68 माइनस 12.25, 3.43, 3.43। अब 120,000 डिवाइडेड बाय 3.43, डिवाइडेड बाय 3.43, ये नंबर ऑफ यूनिट्स आ गए। ठीक है, पॉइंट्स के बाद वाले ना लिया करें, क्योंकि वो नंबर ऑफ यूनिट डिस्क्रीट डाटा है। तो आप लोग क्या कहेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट कितना, 34985, इसको मल्टीप्लाई करवा देना एवरेज। अब उसने रेवेन्यू वैसे पूछा नहीं है, अदरवाइज एवरेज रेवेन्यू से मल्टीप्लाई, 16 से ना मल्टीप्लाई करवा देना, 15.68। तो आप लोग अगर मल्टीप्लाई करवाओ 548.5, अच्छा ये राउंडिंग ऑफ की वजह से 1-2 रुपए का डिफरेंस आ सकता है। ओके, 34985 मल्टीप्लाइड बाय 15.68, 548,564.8 है, तो 65 कर देंगे। इतना बड़ा डिफरेंस भी नहीं लेकर आ जाना। अब देखो पता है आपने क्या किया था, आपने पॉइंट वाले के बाद जो वैल्यू थी ना, उसको मल्टीप्लाइड बाय 15.68 कर दिया। मैंने कहा है कि वो नंबर ऑफ यूनिट, क्या आधा यूनिट कोई आपसे सेल करके ले जाएगा? तो आप लोग इसको होल नंबर्स में कन्वर्ट करो। जब आपने ये लिख दिया है तो मल्टीप्लाई इसको करो। ओके, ये आपके पास रेवेन्यू आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम? अच्छा अगर आप यहां पर देखें, वैसे आप लोग ने ऐसे ही कैलकुलेट कर लेना है। अब टोटल मेरी सेल्स हो रही है इतनी फॉर ब्रेक इवन पॉइंट, तो इसका देखो 20% अलग करते हैं, 80% अलग, 34985 का 20% इज इक्वल टू 6997 बस। अच्छा, और इसका 80%, 2,7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 14.4 से, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को ऐड कर दें, तो देखो टोटल रेवेन्यू क्या बनेगा, 548,565। बात क्लियर?
आप लोग अपनी ये जो न्यू एवरेज सेल प्राइस है 15.68, इसको आप दो मेथड से कैलकुलेट कर सकते थे। कि जैसे उसने कहा कि 20% ने डिस्काउंट अवेल किया, तो 20% की जो सेलिंग प्राइस होगी आफ्टर डिस्काउंट वो 14.4, रिमेनिंग 80% वो 16 रुपए देंगे। तो एवरेज आगे फाइंड कर लो, और ये कैलकुलेटर की मदद से हम लोगों ने फाइंड कर ली, और वो वैल्यू हमारे पास एग्जैक्ट आ जाएगी 15.68। ये हमारे पास आ जाएगी। बात क्लियर हो गई? अच्छा, दूसरी बात सुने। इसने क्या किया, इसने कहा कि भाई वैसे तो मेरा 16 रुपए का रेवेन्यू है, लेकिन मैं 10% डिस्काउंट दे रहा हूं। तो इसने क्या किया, 16 मल्टीप्लाइड बाय 10% डिस्काउंट दे रहा है, तो ये डिस्काउंट की वैल्यू आएगी। लेकिन डिस्काउंट एक कस्टमर को तो नहीं दे रहा ना, या एक बोतल पर तो नहीं दे रहा। उसने कहा इन टोटल 20 बोतल से ज्यादा 20% कस्टमर्स हैं, तो उसने इसको मल्टीप्लाइड बाय 20%। अब जब आप ये करोगे ना, तब भी आपके पास आंसर, मतलब ये मेरा डिक्रीज इन रेवेन्यू है। तो मेरा रेवेन्यू इन एक्चुअल ऑन एवरेज कितना बनेगा। अब जब वेरिएबल कॉस्ट में जाएंगे ना, उसमें कमीशन मौजूद था, और वो कमीशन डिपेंड कर रहा था सेलिंग प्राइस पर। तो मेरे 11 की वेरिएबल कॉस्ट में कोई डिफरेंस नहीं था, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। अब इसमें जो कमीशन है ना वो 8%, वो 16 का नहीं लेना, वो 15 पॉइंट, ये कमीशन ऐड करूंगा तो वेरिएबल कॉस्ट ये बन जाएगी। अब जब आप लोगों के पास सेल प्राइस वेरिएबल कॉस्ट आ गई, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया, कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट। अब अगर आपसे कह दें इन रेवेन्यू, तो इसी को मल्टीप्लाई करवा देना एवरेज रेवेन्यू। आपको ये जस्ट टू प्रूव कि आप लोगों के पास देखो सेम यही रेवेन्यू आ रहा है, वो मैंने इसीलिए करवाया है। आपको ये करने की जरूरत नहीं है। आपके पास जैसे ही यूनिट्स आ जाएं, मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस करना है। लेकिन वो सेलिंग प्राइस 16 नहीं करनी, एवरेज सेलिंग प्राइस, क्योंकि इस पे डिस्काउंट भी जाएगा। बात क्लियर हो गई? अब किसी को इस एग्जांपल में कोई इशू? चले बेटा, ये जो हमारे पास है ना कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये हमेशा सॉल्व करने से आएगी। इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोग अच्छे तरीके से फोकस करोगे, तब ये सारे आपको समझ आएंगे, अदरवाइज ये समझ नहीं आते। अच्छा, अगले पॉइंट थोड़ा सा इजी है। इजी क्या आपसे कह रहे हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? देखिए, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को ना ये ग्राफ बना कर दिया था ब्रेक इवन पॉइंट के लिए, क्या आपको याद आया? देखें, ये जो पॉइंट है ना 200 नंबर ऑफ यूनिट्स का, ये है ब्रेक इवन पॉइंट। अपने आप को लॉस से सेव करना, लेकिन किसी किस्म का प्रॉफिट भी नहीं। अब क्या होता है कि कोई भी बिजनेस है ना, वो अपने पास एक एस्टिमेटेड अपनी सेल्स को डिसाइड करता है कि आने वाले ईयर्स में एक बजटेड, इसे इसके लिए एस्टिमेटेड के लिए हम लोग वर्ड यूज क्या करेंगे, बजटेड। जो प्रिडिक्टेड सेल्स हैं कि आने वाले टाइम ड्यूरेशन में मेरी टोटल सेल्स कितनी हो जाएंगी। तो हम लोगों ने ये सोचा कि मेरी जो इन टोटल सेल्स होनी है ना, वो 350 नंबर ऑफ यूनिट्स, टोटल जो सेल्स होनी है 350 नंबर ऑफ यूनिट्स की होनी है। मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा। तो 200 तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है, तो 350 से राइट हैंड साइड पे होगा या लेफ्ट हैंड साइड पे होगा? देखो, सपोज दैट यहां पर मेरे पास आ गया 350, गॉट इट। तो 350 पर मेरे पास टोटल कॉस्ट क्या होगी? 350 नंबर ऑफ यूनिट्स पर टोटल कॉस्ट क्या होगी? ये होगी। ओके, ये टोटल कॉस्ट तक पहुंच गया। यहां से मैं जाके देख लूंगा मेरी टोटल कॉस्ट कितनी है। मेरा रेवेन्यू 350 नंबर ऑफ यूनिट्स पर कितना होगा? इतना होगा। ऑलराइट, तो वो भी वाई एक्सिस पर जाके मैं देख लूंगा। फिर मैं उन दोनों का डिफरेंस लूं, तो ऐसा नहीं है जैसे ये मेरा प्रॉफिट आएगा एट बजटेड नंबर ऑफ यूनिट्स। कौन से बजटेड? 350। आपको मेरी ये बात समझ आ रही होगी। ब्रेक इवन पॉइंट पर
नो प्रॉफिट। ब्रेक इवन पॉइंट के बाद प्रॉफिट स्टार्ट होगा, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद प्रॉफिट स्टार्ट होगा। और ये जो बजटेड सेल्स और ब्रेक इवन सेल्स के दरमियान जो डिफरेंस है, इसे कहा जाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसे क्या कहा जाएगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या, कैसे कैलकुलेट करेंगे? बजटेड सेल्स लेस ब्रेक इवन सेल्स। अच्छा, ये जिस तरह से आपका ब्रेक इवन दो तरह का है, दो तरह मतलब ब्रेक इवन इन यूनिट्स एंड ब्रेक इवन इन रेवेन्यू, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी दो तरह का है। कि देखिए, बजटेड सेल्स के नंबर ऑफ यूनिट्स और ब्रेक इवन के नंबर ऑफ यूनिट्स के दरमियान डिफरेंस लोगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी बन रहा है 150 यूनिट्स। गॉट इट? और अगर आप लोग उनके रेवेन्यूज के दरमियान डिफरेंस लोगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रेवेन्यू। गॉट इट? अब देखो मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आ रहा है, ये इन यूनिट्स है। रेवेन्यू की बात करते हैं। आपको याद है कल हम लोगों ने सेलिंग प्राइस पर यूनिट को डिटरमिन किया था? कल हम लोगों ने एक तो वेरिएबल कॉस्ट को देखो, 7.5 पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट हम लोगों ने कही थी, और हम लोगों ने रेवेन्यू कहा था 200 2500, तो हमारे पास 12.5 सेलिंग प्राइस आई थी। एम आई राइट? तो अगर आप लोग देखो 200 नंबर ऑफ यूनिट्स पर टोटल रेवेन्यू कितना होगा? 2500। ग्राफ से पता चल नहीं गया? तो 350 नंबर ऑफ यूनिट्स का टोटल रेवेन्यू क्या होना है? 350 मल्टीप्लाइड बाय 12.5, 4375। अब ये 4375 कैसे आया आप लोगों के पास? 350 मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा इसमें से माइनस कर दो 2500, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई? अच्छा 150 मल्टीप्लाइड बाय 12.5, मेरी बात समझ आई है आप लोगों को? रेवेन्यूज के ब्रेक इवन रेवेन्यू और बजटेड रेवेन्यू, बेसिकली बजटेड रेवेन्यू अब आपका ज्यादा है, तो बजटेड रेवेन्यू माइनस ब्रेक इवन रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रेवेन्यू। ऑल राइट? एंड budgeted number of units minus break even units, margin of safety in। तो जिस तरह आप यूनिट्स को, ब्रेक इवन यूनिट्स को मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस करके रेवेन्यू बना लेते थे, तो यहां पर भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी के नंबर ऑफ यूनिट्स को मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस कर, ये 12.5 था। आपने तो 5 से ही कैलकुलेट किया था ना? सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो तो आप लोगों के पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रेवेन्यू आ जाए। मेरी बात समझ आई है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है बजटेड सेल्स और ब्रेक इवन सेल्स के दरमियान डिफरेंस। ये इन रेवेन्यू भी कैलकुलेट हो सकता है और ये इन यूनिट्स भी। आप यूनिट्स के दरमियान डिफरेंस लें, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स कितना आया? 150 मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस करते हैं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रेवेन्यू आ जाएगा। और यही चीज दोनों के रेवेन्यूज के दरमियान डिफरेंस से भी कैलकुलेट हो सकती है। अब ये बात समझ आ गई सब? कोई डाउट? अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, सेम ये क्वेश्चन आपके पास गिवन है, मैं आपसे पूछूं कि भाई मार्जिन, ये 350 नंबर ऑफ यूनिट्स पर प्रॉफिट कितना है? अब देखो ब्रेक इवन पॉइंट पर तो कोई प्रॉफिट नहीं था, लेकिन यहां पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट आ रहा है। तो अब अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि भाई 350 मतलब मेरी बजटेड नंबर ऑफ यूनिट्स पर बजटेड प्रॉफिट कितना होगा, तो क्या आप मुझे कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि मेरा बजटेड प्रॉफिट कितना होगा? कैसे?
रेवेन्यू का डिफरेंस, तो क्या दोनों की कॉस्ट इक्वल है? प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, 350 नंबर ऑफ यूनिट्स पर प्रॉफिट, 350 बना लेना अब इधर से। प्रॉफिट फंक्शन कैसे बनेगा? टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे आएगी? 12.5 सेलिंग प्राइस माइनस 7.5 वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 5x माइनस, यहां से देखें 1000 इज इक्वल टू, अच्छा अब देखो 5 इंटू, मैंने आपसे क्या पूछा? माइनस, ये जरा देखना आंसर क्या आ रहा है, ये आंसर क्या आ रहा है आपके पास? 750। ये बात समझ आ गई? आपने क्या कहा कि बजटेड प्रॉफिट, बजटेड नंबर ऑफ यूनिट्स पर बजटेड प्रॉफिट 750 है। किसी को डाउट? यही चीज एक और तरह फाइंड हो सकती है। देखो मैं आपको साथ साथ प्रूफ भी दे रहा होता हूँ चीजों के। यही चीज आपने जब फाइंड करनी है तो देखो, टोटल कंट्रीब्यूशन बेसिकली आपका प्रॉफिट होता है, टोटल कंट्रीब्यूशन। लेकिन इसमें से अगर आप लोग अपनी फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो तो रिमेनिंग आपके, ऐसे समझ लो टोटल कंट्रीब्यूशन है आपका ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो तो आपके पास आ जाता है नेट प्रॉफिट। सिर्फ समझाने के लिए मैं ऐसे बात कर रहा हूं, बात क्लियर? अच्छा देखो, क्या आपकी सारी की सारी फिक्स्ड कॉस्ट आपके ब्रेक इवन पॉइंट तक सेट हो नहीं जाती? ब्रेक इवन पॉइंट पर टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट आपकी सारी फिक्स्ड कॉस्ट को एब्जॉर्ब कर नहीं लेता, उसके बाद जितनी भी कंट्रीब्यूशन होगी क्या सारी प्रॉफिट में नहीं कन्वर्ट हो जाएगी? क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो हो चुकी है। तो पर यूनिट आपके पास कंट्रीब्यूशन कितनी आ रही है? पर यूनिट आपके पास कंट्रीब्यूशन कितनी आ रही है? 12.5 माइनस 7.5 इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वैल्यू 750। आंसर आ गया। फिर से सुनो बेटा, यहां तक कोई प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट स्टार्ट ही ब्रेक इवन पॉइंट के, और ब्रेक इवन पॉइंट के बाद कितने यूनिट्स आप लोगों ने सेल किए, तो मतलब 200 यूनिट तक तो कोई प्रॉफिट ही नहीं था। ओके, प्रॉफिट कौन से नंबर ऑफ यूनिट्स पर आया है? ब्रेक इवन और बजटेड के दरमियान जो डिफरेंस था, और एक यूनिट का प्रॉफिट मतलब कंट्रीब्यूशन कितनी आ रही है, तो ये प्रॉफिट आ जाएगा आपको। अब ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? क्लियर हो गई ये बात? चले अब जरा अपनी बुक की तरफ आए। क्या कहते हैं? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द डिफरेंस बिटवीन बजटेड सेल्स एंड, अब वो कहता है वो यूनिट्स में भी हो सकती है और वो रुपीज में भी हो। फिर देखो, इट इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ बजटेड सेल्स, परसेंटेज ऑफ बजटेड सेल्स के तौर पर हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। हाउएवर इट मे बी मेजर्ड एज, अब इसको मेजर कैसे करेंगे? अ क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स में अगर हम लोगों ने या वॉल्यूम में मेजर करना हो तो डिफरेंस लेंगे बजटेड सेल्स वॉल्यूम का इन यूनिट्स एंड ब्रेक इवन सेल्स वॉल्यूम, और अगर हमने इसको कैलकुलेट करना हो इन सेल्स रेवेन्यू तो बजटेड सेल्स रेवेन्यू में से माइनस कर देंगे टोटल सेल्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक इवन। बात मैंने ऐसे ही की है, अब आपको ये कैलकुलेशन समझ आ चुकी होंगी। अच्छा फिर क्या कहता है? इट इज कॉल्ड द मार्जिन ऑफ सेफ्टी, क्यों? इट इज द मैक्सिमम अमाउंट बाय विच एक्चुअल सेल्स कैन बी लोअर देन बजटेड सेल्स विदाउट इनकरिंग अ, ये जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है ना, इसमें आपको लॉस नहीं हो रहा होता।
लॉस तो ब्रेक इवन पॉइंट तक होना था, और ब्रेक इवन पॉइंट क्या था? नो लॉस, उसके ऊपर सारे का सारा प्रॉफिट है, ऐसा ही है ना। फिर वो क्या कहता है, अ हाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी देयरफॉर इंडिकेट्स अ लो रिस्क ऑफ मेकिंग अ, अब जितना हम लोगों का मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा होगा, मतलब हम अपने आप को लॉस से उतना सेव कर देते हैं। क्लियर? कहते हैं द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज ऑफन एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ, अब जैसे ही उसने बात की ना परसेंटेज ऑफ बजटेड सेल्स, तो मतलब बजटेड सेल्स डिनोमिनेटर में जाएंगे, बजटेड सेल्स, और परसेंटेज किसकी फाइंड कर रहे हैं, वो न्यूमरेटर बन जाएगा। गॉट इट? अब या तो दोनों यूनिट्स में हो या दोनों रुपीज में हो, आंसर दोनों से सेम, दोनों यूनिट्स में हो या दोनों रुपीज में हो, परसेंटेज का आंसर सेम है। यहां पर देखो मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है, 150, शाबाश। तो ये देखो 150 और बजटेड सेल्स कितनी है, मल्टी परसेंटेज का साइन लगाने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 100, चेक करना 42.85%। और अगर 150 नंबर ऑफ यूनिट्स का रेवेन्यू कितना आ रहा था मेरे पास, शाबाश, 350 नंबर ऑफ यूनिट्स का रेवेन्यू कितना आ रहा था, मल्टीप्लाइड बाय 100, 42 क्या वो सेम नहीं आ गया? तो यही बात उसने यहां पे की है कि अगर परसेंटेज में जाना हो तो अब देखो परसेंटेज किसकी फाइंड करनी है, तो जिसकी परसेंटेज फाइंड करनी है वो न्यूमरेटर, और किसको बेस बनाना है, बजटेड सेल्स को, बजटेड सेल, तो बजटेड सेल डिनोमिनेटर का पार्ट बन जाएंगी। एनी प्रॉब्लम? चले एग्जांपल नंबर 6, हाँ जी, जरा एग्जांपल नंबर 6 पढ़ें। हाँ जी, बजटेड सेल्स आर 80,000 यूनिट्स, यहां तक, और जरा कैलकुलेट करें। बाकी ये कैलकुलेशन आंसर आपने खुद से जरा करना है, आंसर खुद बाद में देखिएगा, सिर्फ डाटा देखें और खुद से ये चीजें कैलकुलेट करें। एग्जाम्पल नंबर 6 में कोई इशू, डिस्कशन की जरूरत है? अच्छा, क्या अब आप लोगों ने खुद से सॉल्व कर नहीं लिया? बस इसी कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते रहने, हम लोगों ने नए नए कॉन्सेप्ट आएंगे, नई नई चीजें आएंगी, लेकिन जब तक मैं आप लोगों की इंशाल्लाह हेल्प करता रहूंगा, मैं आपको गाइड करता रहूंगा, लेकिन प्रैक्टिस के तौर पर क्वेश्चन आपने खुद से सॉल्व करने हैं, तब उसमें परफेक्शन आ जाएगी। अब देखें नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है, एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 आप लोगों की होम असाइनमेंट, ठीक है। और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग टारगेट प्रॉफिट्स वगैरह, और इसके बाद ना कुछ ग्राफ वगैरह के बारे में मैं कुछ आपको बता चुका हूं। टारगेट प्रॉफिट वाले टॉपिक को भी आपने छोड़ देना है, ये मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। लेकिन अगर ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप लोग देखें, ब्रेक इवन चार्ट एंड प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट, इसमें से ब्रेक इवन चार्ट, ये ब्रेक इवन चार्ट था जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है। ओके, तो बाकी एक हमारे पास रहता है प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट, वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अगले लेक्चर में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।